सीधा वहां से उसको कनेक्ट करके वो प्रॉब्लम। हाँ वो मॉनिटर कंट्रोल पे ले लेंगे। ओके 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 ओके, one second. Good morning. In the previous class, we have already discussed about the eccentric connection type 1, which meaning as the plane of moment and the plane of welded. It's the same. जो previous case में था, एक common चीज थी कि plane of weld means ये वाला जो weld है उसका plus plane of weld also in the same of the orientation of the मोमेंट रेजिस्टेंस। जो भी मोमेंट इसके पास आ रहा है इसको ट्विस्टिंग मोमेंट करें, ये दोनों सेम प्लेन होना चाहिए। नाउ द डिफरेंट केस इज फर्स्ट तो ब्रैकेट कनेक्शन टाइप सेकंड, देन वी विल अबाउट द टेंशन मेंबर। ओके, थोड़ा भी वर्क नहीं कर रहा है ये शायद पेन टैब। ये क्लियर विजिबल तो हो रहा है ना थोड़ा बहुत, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ, है ना? यस सर विजिबल है। आई थिंक जो ये पेन जो है इसकी जो निब है वो रिमूव हो गई है थोड़ी सी। ओके, तो इसमें टेंशन मेमोरी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और नाउ अब जो आपका नेक्स्ट फर्दर जो भी है ना, ये सारे जो मेंबर्स हैं, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, फिर ये दो कवर होने के बाद में कंबाइंड ये सारा ना फोर्सेस, और उसके बाद स्लैब बेस, कंसंट्रेट बेस, ये सारे जो है चीजें बहुत इजीली होने वाली हैं। क्योंकि अब आपने एक तो टेंशन मेंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हो, फिर कंप्रेशन मेंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कनेक्शंस आपने पढ़ रखा है, डिजाइन ऑफ कनेक्शंस कैसे करते हैं वो भी आपने पढ़ रखा है। उसमें नॉर्मली फोर्स जो है, फोर्स डिवाइडेड बाय, अगर आप पर्टिकुलर बोल्ट वैल्यू को डिवाइड करोगे तो उससे नंबर ऑफ बोल्ट्स आएंगे, और नंबर ऑफ बोल्ट्स का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स को कॉन्फ़िगरेशन करना है कनेक्शन का, तो बाय द हेल्प ऑफ आईएस कोड। आईएस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम पिच, मिनिमम एंड लेंथ, वो सारा जो प्रोसीजर है वो। अब आते हैं कि इसमें एक कनेक्शन जो है वो वेल्डेड कनेक्शन का, उसमें एक टाइप 2 रिमेनिंग हो गया, जिसमें मतलब है कि आपका जो वेल्ड ऑफ प्लेन है उसके परपेंडिकुलर टू है ना मोमेंट आ रहा है। सेम केस ऑफ द इन द ये बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में एक मैंने प्रॉब्लम ली थी जिसमें टी टी टाइप का सेक्शन हो, है ना? तो ये जस्ट एक आई बीम है, और इसमें अब आपने एक प्लेट कनेक्ट करनी है इसको, ठीक है? अब ये जो प्लेट है वो एक्चुअल में कनेक्ट होने के लिए क्या करेंगे, अपन को यहाँ पे फिलेट वेल्ड करना है, एक तो इस साइड में, और इसके अपोजिट साइड बैक साइड में भी एक फिलेट वेल्ड करना है। तो आई कैन से कैसे कि ये फ्लैंज, ओके, और इस पे जो प्लेट है वो ब्लैक कलर की ये शो कर रहा हूं मैं, ये प्लेट की थिकनेस है, और इस प्लेट को जो है आपने वेल्ड किया है बोथ साइड, प्लेट वेल्ड किया, ओके। कुछ ऐसा सीन है इसमें कि एक तो वेल्ड जो है वो बोथ साइड में है, और ये तो है प्लेन ऑफ वेल्ड, ठीक है, ये है आपका प्लेन ऑफ वेल्ड। बट जो लोड जो एक्टिंग जो लग रहा है, लोड यहाँ पे लग रहा है वो पी, वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। दैट्स मींस ये क्या है, मोमेंट, और ये मोमेंट क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये मोमेंट लग रहा है एम। अब ड्यू टू दिस एसेंट्रिक मोमेंट और ये एसेंट्रिक लोड, ये मोमेंट इज जनरेट, और ये मोमेंट क्या करेगा, द एडिशनल स्ट्रेसेस इन दी एडिशनल स्ट्रेसेस टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये स्ट्रेसेस जनरेट करेगा। और ये स्ट्रेसेस कहां तक जनरेट करेगा, जहां तक आपका वेल्ड किया हुआ है, एक ये लाइन पे किया हुआ है, और दूसरा ये, ओके, ये आपके वेल्ड क्रॉस सेक्शन है।
और किसी भी वेल्ड का क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव कौन सा एरिया कंसीडर करते हैं अपन? वेल्ड का इफेक्टिव एरिया में से कौन सा लेते हैं? हाँ? क्या लेते हैं? LE into throat thickness. LE into throat thickness. So let's assume this will be your H height and the thickness is TT and TT. Now coming to the direct going to the bending या फ्लेक्सर फॉर्मूला. फ्लेक्सर फॉर्मूला में क्या था? एफ वाई मींस एट ए पर्टिकुलर फाइबर पे स्ट्रेस इक्वल टू डिवाइडेड बाय वाई, या एफ बी कर सकते हो, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम अपॉन आई. I. यही था फ्लेक्सर फॉर्मूला फ्रॉम दिस Yes. सोम के करस्पॉन्डिंग. तो एफ बी मींस उसकी बेंडिंग स्ट्रेस. अब बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकती है, कंप्रेसिव भी है. तो टॉप जो फाइबर है उसपे तो टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रही है, और बॉटम जो है न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम उसपे जो लग रही है वो क्या है? ये टेंसाइल और ये कंप्रेसिव. ओके. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेल्ड में जो बेंडिंग स्ट्रेस है एट एक्सट्रीम फाइबर, क्योंकि एक्सट्रीम पे ही तो सबसे मींस इस टॉप मोस्ट फाइबर पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगी एफ बी, वही तो कैलकुलेट करना है. तो एफ बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एफ बी इक्वल टू एम मींस कौन सा मोमेंट आ रहा है यहाँ पे? मोमेंट इक्वल टू पी इंटू मल्टीप्लाई बाई ई. यस और Yes. नो? तो m इक्वल टू पी इंटू ई हो गया, देन डिवाइडेड बाई आई. आई जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है? रेजिस्टेंस एरिया आपका है ये जहां जहां आपने फ्लैट वेल कर रहा है, यही तो रेजिस्ट कर रहा है. इसके अलावा तो कोई रेजिस्टेंस सरफेस नहीं है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है? इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है. यू अज्यूम ए रेक्टेंगुलर व्हिच हैव thickness equal to 2 times of the tt and height is h. Okay, height is h and thickness is 2 times of the tt. Okay, now आपने इसका जो नॉर्मली जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगते थे? बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12. यस और नो? Yes, sir. तो एफ बी इक्वल टू मोमेंट P इंटू ई, और I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितना? P कितना है? 2 टाइम्स ऑफ TT मल्टीप्लाई बाई H क्यूब डिवाइडेड बाई 12. तो 2 टाइम्स ऑफ TT मल्टीप्लाई बाई H क्यूब डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई Y मैक्सिमम. Y मैक्सिमम कितना होगा दीदी? एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस कितना दूर है? Sir, H. H या H by 2? H by 2. H कैसे हो सकता है? न्यूट्रल एक्सिस तो मिड पे है. हाँ, H by 2. h by 2 मल्टीप्लाई बाई h by 2 होगा. ओके, कितना होगा ये 4 और ये 3. देन डायरेक्टली वी कैन सेंड h to h कर गया. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई dt H square. h स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन याद रखना. अब आते हैं फिलेट वेल्ड की शियर स्ट्रेस
भाई केस के अंदर शियर स्ट्रेस कितनी आ रही है, शियर मींस डायरेक्ट जो शियर स्ट्रेस आ रही है ड्यू टू एक्सियल फोर्स। अब जो क्योंकि आपने एसेंट्रिसिटी वहां से हटा दी है ड्यू टू पी फोर्स, अब इसका एरिया कितना है, इस फिलेट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, h मल्टीप्लाई बाय थिकनेस TT 2 टाइम्स ऑफ dt, 2T ना कि सिर्फ dt है ना। तो इसका एरिया जो है, इफेक्टिव जो एरिया है वो है 2 टाइम्स ऑफ dt मल्टीप्लाई बाय h। नाउ कमिंग टू द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस q इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये अपन ने कल आईएस कोड में पढ़ा था। अगर आपको नॉर्मली शियर स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल या फिर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी है तो फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया करना है। ये आपका ये आ गया। नाउ जो क्लॉज था आपका आईएस कोड का 800 2007 में और ये शायद तक 10.5.7.1 है कुछ ऐसा। तो कंबाइंड स्ट्रेस या resultant stress in fillet due to bending, bending हो सकती है, axial tensile, compressive and direct shear stress Q। तो F E कितना एक्सप्रेशन बताया था, F इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F B स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रेस मींस मैक्सिमम स्ट्रेस या रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गई फिलेट वेल्ड में। और वी कैन से अगर ये मैक्सिमम जो फिलेट वेल्ड स्ट्रेस है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ डब्ल्यू डी। ये इसकी डिजाइन वेल्ड स्ट्रेंथ है। फिलेट वेल्ड के लिए कितना होता है एफ यू डिवाइडेड बाई √3 गामा एम डब्ल्यू। हो गया ना इजी। तो जब आप इस फॉर्मूला में अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एफ ई की वैल्यू। और एफ ई अगर लेस देन एफ डब्ल्यू डी है तो आपका जो कनेक्शन है वो सेफ है। या फिर आपको पूछ ले कि कितनी लेंथ तक प्रोवाइड करना है तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एच की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले में एफ ई कैलकुलेट करने के बाद में लेस देन एफ डब्ल्यू डी। ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो Yes, sir. ये ये जो एसेंटिक मोमेंट, ये एसेंटिक जो कनेक्शन है ब्रैकेट टाइप सेकंड टू, ये ओवर होता है। अब आपके एक चीज रह गई है वो है डिजाइन, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन। तो अब डिजाइन का मतलब क्या है, मैंने लास्ट एक एग्जांपल बताया था जिसमें फिलेट वेल्ड के लिए अपन ने एलई निकाला था, वही तो डिजाइन है। मींस डिजाइन का मतलब जब आप टीटी टीटी बहुत एज्यूम करना इजी है। मान लो एस जो है साइज ऑफ वेल्ड, लेग साइज या साइज ऑफ वेल्ड एज्यूम कर लो और के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टीटी आ जाएगा। तो मेन इंटरेस्ट होता है एलई का। एलई को इस तरह फाइंड आउट करो कि वो सेफर डिजाइन हो। जैसे एक वाले केस में एलई इक्वल टू 752.772 था, कुछ ऐसा तो था एमएम, उससे ज्यादा कंसीडर करना है आपको एलई। आई थिंक परसों वाली क्लास में था, परसों या उसके अगले दिन वाली क्लास में था। तो एलई जो है वो ये डिजाइन पर्पज में वेल्डेड कनेक्शन है। और अब बचा आपके ब्रैकेट टाइप के जो कनेक्शन है एसेंट्रिक, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कल कि टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या करना है आपको, अब टाइप 1 का अगर कनेक्शंस पूछे तो आपको एलई मतलब जो एच मतलब टोटल जो ना डिस्टेंस जो होगी एलई की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करना है कि टोटल जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हैं,
रिजल्टेंट स्ट्रेस Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। वहां से आपको थिकनेस TT की वैल्यू तो पता है और LE निकालना है। बट इन केस ऑफ टाइप 2 जो है उसके अंदर एक फॉर्मूला नोट डाउन करो जो कि इट इज सेम लाइक टू दी वैल्यू ऑफ दी बोल्टेड कनेक्शंस। कि अगर आपको निकालना हो, जैसे ये जो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, इसमें H की वैल्यू, इसके लिए क्या निकालना है? अगर डिजाइन करना है, मतलब मान लो P इक्वल टू 100 किलो न्यूटन है और E की वैल्यू है 150 mm। नाउ डिजाइन दी कनेक्शंस ऑफ वेल्डेड। तो सबसे पहले एस चूज करने के लिए क्या करेंगे? साइज ऑफ वेल्ड, सॉरी साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए साइज ऑफ प्लेट लेंगे और कुछ स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है IS कोड के वो फॉलो करके एस निकाल दो। अब बचा H की वैल्यू। तो H की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू हैव ए थंब फॉर्मूला H डैश इक्वल टू, सबसे पहले देखो H डैश इक्वल टू लिखना, ये फॉर्मूला लिख देना आप। H डैश इक्वल टू 6 टाइम ऑफ मोमेंट, जो मोमेंट आ रहा है वो, ओके, 2 क्यों ले रहा हूं यहाँ पे? 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी कितने लेयर में लग रहा है, मींस फिलेट वेट बोथ साइड में ना, तो बोथ साइड में इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और इफेक्टिव एरिया उसका के लिए कौन सी है? थिकनेस TT, देन मल्टीप्लाई बाय उसकी स्ट्रेंथ WD। ये है आपका H डैश। वंस यू गेट दी H डैश, देन दी फाइनल लेंथ ऑफ दी फिलेट वेल्ड, वो H इक्वल टू 10% इंक्रीज करना है आपको H डैश में भी 1.1 इक्वल टू H। एक्चुअल जो लेंथ प्रोवाइड करनी है आपको, H जो हाइट है फिलेट वेल्ड की, वो 1.1 टाइम्स ऑफ दी H कैलकुलेटेड। ये कुछ नहीं है, थंब रूल है। You can another procedure may be taken as the value of the H, then value H जो है वो कैलकुलेट करने के बाद में चेक कर लो इंटरेक्शन फॉर्मूला से। तो ये क्या है, ये थोड़ा इजीनेस है, इससे क्या होता है कि आपकी जो डिजाइन है वो क्लियर हो जाता है इसमें, ओके। फिर उसके बाद में एक और फॉर्मूला था फॉर बोल्टेड कनेक्शंस के लिए। बोल्टेड कनेक्शन के लिए ये थंब रूल जो है वो मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। इसमें बोल्टेड कनेक्शन में जो टाइप जो 1 है, टाइप 1 में भी क्या था, जब आपकी इक्विवेलेंट जो फोर्स था F, इक्विवेलेंट फोर्स F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 into F2 cos थीटा। तो ये जो F है वो बोल्ट की डिजाइन वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो इससे आपको एक चीज पता चल जाएगी कि भाई इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मैक्सिमम जो बोल्ट वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फोर्स टोटल फोर्स 150 है तो एक बोल्ट पे कितनी स्ट्रेसेस लगेगी VDB, और नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर देना, ओके। अब आते हैं कि ये जो नंबर ऑफ बोल्ट जो निकालने के लिए आपको एक थंब रूल दिया जाता है, वो है नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए N इक्वल टू 6M, वही सेम टू प्रोसीजर। P मतलब पिच, किस पिच पे आप बोल्ट लगा रहे हो, ये जो पिच जो होती है इसके परपेंडिकुलर जो हाइट है ना, ये है इसकी पिच, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल। पिच मल्टीप्लाई बाय V, यहाँ V क्या डिनोट कर रहा है? बोल्ट की स्ट्रेंथ। भाई आपने अज्यूम कर लिया, सबसे पहले क्या करना है, देखो डिजाइनिंग में इस वाले बोल्टेड कनेक्शन, अज्यूमिंग दी डायमीटर ऑफ बोल्ट, लेट्स अज्यूम 20 M20 टाइप का कनेक्ट किया। अब M20 की आपको निकालने हैं 4.6 ग्रेड अज्यूम करने के बाद में उसकी बोल्ट स्ट्रेंथ, ओके। ये लगभग 45.27 किलो न्यूटन आती है, लास्ट अपन ने कैलकुलेट कर रखी है, और ये सीयर में आती है, बियरिंग में लगभग 91 या 92 किलो न्यूटन आती है। तो उसकी जो बोल्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के बाद में फिर उसके बाद में पिच जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ दी D होता है मिनिमम, है ना। फिर मैक्सिमम 12T और 60T, 12D और
16TD वो एक IS कोड के ना क्लॉज जो है उसके अकॉर्डिंग अज्यूम कर लो। फिर उसके बाद में मोमेंट, अब मोमेंट आपको दे रखा होता है कि भाई इस फोर्स के लिए इतनी एसेंट्रिसिटी आपको चाहिए, मोमेंट जो है वो आपको फोर्स दे रखा है। ओके, यस और नो, क्लियर? यस सर। यस सर। मैं कुछ है ना आपको सर्टेन प्रॉब्लम भेजूंगा जिससे ना आपके एक तो डिजाइन के कंसेप्ट और एनालिसिस के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए ना। ओके, यस सर। यस सर। ये इस तरह आपका कनेक्शंस जो है वो चैप्टर कवर होता है पूरा, सारे कनेक्शंस बढ़ा दिए, मोस्टली एसेंट्रिक कनेक्शंस वो भी बढ़ा दिए। अब जो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैंने कुछ डिजाइन ऑफ वो भी बता रखा है इसमें ना। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ और नेट सेक्शन रप्चर के लिए दो फॉर्मूला जो है मैंने एक बार आपको पढ़ाया था इसमें, फॉर फाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, है ना। नेक्स्ट एक नया नया फाइल ओपन कर देता हूँ। एक नया टॉपिक मैं सेंड कर देता हूँ, ये वाला क्या हुआ, हो रहा। ओके, ओके। तो नया जो टॉपिक है उसमें है वो है आपका टेंशन मेंबर। कौन कौन बताएगा भाई टेंशन मेंबर के बारे में? मैंने ब्रीफ बता रखा है टेंशन मेंबर का भी। इसमें देखो पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ, एक्चुअल में करना क्या होता है स्टील में, सबसे ज्यादा डिजाइन या फिर एनालिसिस पार्ट आएगा भाई, कनेक्शन जो कर रखे हैं वेदर दी सेफ और नॉट, और ये जो टेंशन जो मेंबर है उसके डिजाइन करने। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपन ये टेंशन मेंबर। ये टेंशन मेंबर क्या होता है कि भाई ऐसे मेंबर्स जो नॉर्मली क्या है लीनियर, मतलब लीनियर मेंबर्स होने चाहिए जिसमें ऐसा नहीं कि ये नॉन लीनियर भी बिहेवियर करे, कि फर्स्ट ये ऑलवेज एक्टिंग एक्सियल फोर्स, और एक्सियल फोर्स एक्टिंग होने के वजह से इसमें कॉजिंग इलोंगेशन। इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होता है कि नहीं टेंशन मेंबर में, इलोंगेशन हो यस गया, सर। स्ट्रेच मतलब खिंचाव। तो ये सारे जो मेंबर है वो टेंसाइल मेंबर है। ओके, देन अब टेंसाइल मेंबर एक्चुअल में क्या है, टेंशन जो मेंबर है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर बिहेव करता है। मतलब कैसे कि फर्स्ट देखो पॉइंट ध्यान से सुना, इट कैन बी सस्टेन अप टू अल्टीमेट लोड। मींस ये क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ यू कैन बी कंसीडर दिस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस तक भी ये लोड ले सकता है। जब तक इस मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेस रीच आउट नहीं हो तब तक इट कैन बी बियर द लोड। और ये जो स्टेज होती है, एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज इट मे फेल बाय रप्चर एट ए क्रिटिकल सेक्शन। ये पॉइंट याद रखना, बार बार इसमें पूछा जाता है आपके। मींस जब एट पर्टिकुलर अल्टीमेट लोड पे ये जो मेंबर है उसके नेट सेक्स जो रप्चर मींस टेंसाइल
मतलब फेल होना, स्ट्रेच होना, और वो पर्टिकुलर जो फेलियर है वो एक क्रिटिकल सेक्शन पे ही होगा, एट ए क्रिटिकल सेक्शन। तो रप्चर एट ए क्रिटिकल सेक्शन जो फेलियर है वो अल्टीमेट लोड्स पे होता है। बट टू रीच आउट दिस फेलियर, मैन प्लेट, मतलब मैन प्लेट का मतलब जहां पे कनेक्शन नहीं किया हुआ है, मतलब ये प्लेट थी और यहाँ पे ये कनेक्शन किया हुआ है, बट ये जो टेंसल फोर्स लग रहा है ये तो कनेक्शन कनेक्टेड पार्ट है, मतलब इस पार्ट पे क्या है, क्रिटिकल क्रिटिकल यहाँ पे सेक्शन है, मींस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, बट इसका फेलियर तो क्या है, अल्टीमेट लोड पे हो सकता है। बट टेंसाइल मेंबर एट द क्रॉस सेक्शन प्लेट में बी yielding at क्रॉस सेक्शन, मींस कि ये अगर यील्ड हो गया पर्टिकुलर मैन मेंबर, देन इट इज अ नॉन फंक्शनल। अगर आपका जैसे मैंने मान लो ये बीम है और बीम के कनेक्शन में यहाँ पे जो पार्ट है वो क्रिटिकल सेक्शन है, ओके, मतलब एंड जो पॉइंट्स जो है, एंड जो है इसके बीम के, वो क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। पर सेंटर पॉइंट पे किसी तरह का क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, और ये क्या हो रही है, इस तरह से यील्ड हो गई, तो यील्ड होगी तो वहां तक तो वेल एंड गुड है। क्यों? क्योंकि देख रहा यहाँ आफ्टर यील्डिंग कितना इलोंगेशन चाहिए, अप टू रीच अल्टीमेट स्ट्रेस। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस अदिति? ये वाला अपन कंसीडर क्यों करते हैं कि टेंशन मेंबर का जो है वो उसको अल्टीमेट स्ट्रेस पे बाय फेलियर मान लेते हैं। व्हाई आर वी कंसीडर द यील्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन? ये क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? बताओ भाई सतीश। बिकॉज सर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहले यील्ड पर मतलब थोड़ा डिफॉर्मेशन देखे तो अल्टीमेट तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम नहीं, अरे अज्यूम करो ना ये कोई बीम है आपकी, और अगर बीम यील्डिंग होगी, वेल एंड गुड है, मींस यहाँ तक आपका डिफॉर्मेशन है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस पे अगर आपकी बीम इस तरह लोकेट कर रखी है तो इट इज अ फंक्शनल और नॉट? आप इसके नीचे बैठ सकते हो इस वाली बीम के पर्टिकुलर, मैंने एक बार एग्जांपल बताया था ना आपको क्लास में। तो ये जो एक्सेसिव जो डिफॉर्मेशन है, ड्यू टू दिस वी विल कंसीडर ओनली एट यील्डिंग पॉइंट, मतलब जब इसका ग्रॉस सेक्शन अगर फेलियर होता है तो वी विल ओनली कंसीडर यील्डिंग पॉइंट, मींस वी विल कंसीडर यील्डिंग ऑफ दिस, मतलब यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन, ओके। अब थर्ड जो है टेंशन मेंबर है वो फेल होता है ड्यू टू ब्लॉक शियर। ये क्या है? ड्यू टू ब्लॉक शियर क्या है? इन दी रोल्ड सेक्शन, याद रखना, इन दी रोल्ड सेक्शन में होता है ये। रोल्ड सेक्शन में if the one end is connected to the plate, okay, through the bolted or welded, मतलब ये एंगल है, एंगल सेक्शन है, ये इसका कनेक्टेड लेग है, ओके, ये आउटस्टैंडिंग लेग या अनकनेक्टेड लेग, मींस ये सिर्फ, ये आपकी गजेटेड प्लेट है, गजेट प्लेट, जिस प्लेट पे आपने कनेक्ट कर रखा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर ये जो मेंबर जो है, ये ब्लॉक जो है, मींस कैसे, आपने कहीं पे नोटिस किया होगा, ये आपका एंगल सेक्शन, ये मान लो प्लेट, ये एंगल सेक्शन है, और इस पे आपने एक गजेटेड प्लेट जोड़ के, ये आपका एंगल सेक्शन, और इस एंगल सेक्शन पे आपकी ये बोल्ट्स 1 2 3 बोल्ट्स लगा दिए,
अब due to one leg of the angle is a sheared failure and another plane is a tension. मीन्स ये shear में फेल हो रहा है, ये टेंशन में हो रहा है, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर ये जो ब्लॉक है वो हट जाएगा। मीन्स ये एंगल जो है वो इस टाइप से आएगी। एंगल जो है वो अगर मतलब ये क्या एक सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है वो तो इसके गजेटेड प्लेट के अंदर ही है और एंगल जो है पूरा पूरा का पूरा बाहर आ गया लाइक दिस। आया समझ में? मींस ये जो सेगमेंट था इसका, इसी सेगमेंट को बोलते हैं ब्लॉक। इसलिए ये जो ब्लॉक है वो तो इसके अटैचमेंट है और एंगल जो थी वो क्या है यहां से बाहर निकल गई ड्यू टू ये भी टेंसाइल फोर्स। तो आपका क्या है कनेक्शन क्या है, इट इज नॉट सेफ इन दी ब्लॉक शियर। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर कंबाइंड टू स्ट्रेसेस का फेलियर है। फर्स्ट तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल जो है यहाँ पे शियर लगता है और यहाँ पे लगता है टेंशन। यहाँ टेंशन होगा तभी तो ये आपस में टीयर आउट होगा और यहाँ पे जो बोल्ट्स के बाद में यहाँ पे जगह बची है वहां पे क्या लग रहा है शियर, क्योंकि फोर्स के पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, टी के टेंजेंशियल लग रहा है, तो यहाँ ये जो सेगमेंट है वो क्या है रिमेनिंग रहेगा, अदर जो है एंगल सेक्शन वो आउट हो गई, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक शियर। अच्छे से और पढ़ेंगे अपन। तो तीन टाइप से क्या है टेंशन मेंबर फेल हो सकता है। ओके, यस और नो, यहां तक क्लियर? अगर ब्लॉक शियर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में, बस मैं अभी आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देना था। ओके, बाकी अदर दिन आपको समझ में आया तो ओके। यस सर। ओके, नाउ अब आते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग। आईएस 800/2007 कोड ओपन कर देना आप। अब इस पर्टिकुलर में देखो, सबसे पहले याद रखो टेंशन मेंबर में जो डिजाइन है वो सेफ तब होगी जब फैक्टर्ड डिजाइन टेंशन, फैक्टर डिजाइन टेंशन मींस एक्सटर्नल लोड T should be less than equal to TD। TD को बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। ओके, पहला ये चीज लिख दो। दूसरा लिखो आप नोट डाउन कि ये जो डिजाइन जो है मींस टीडी जो है इट विल बी मिनिमम ऑफ टीडीजी, टीडीएन एंड टीडीबी। अब ये क्या होता है भाई, सबसे पहला टीडीजी। टीडीजी का मतलब है आगे के सबके आगे लिख देना डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। जी का मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जी है और इसमें एरिया कंसीडर होता है एजी। ओके, नाउ कमिंग टू दी टीडीएन। टीडीएन क्या होता है, ये है आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। रप्चर मतलब वहां से हटना, मतलब टीयर आउट होना। ओके, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, इसके अंदर एन नेट एरिया लेते हैं। फिर है टीडीबी, इसका लिखना डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर फेलियर।
ये जो थर्ड टाइप का जो मैंने फेलियर बताया था कि ब्लॉक रह जाता है, बाकी सब बढ़ जाता है, तो उसके केस में ये है आपका टीडीबी। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, तो अब आते हैं अपन इसका IS कोड सेक्शन नंबर 6 of the 800 2007. अब टेलिंग अबाउट द टेंशन मेंबर्स। फर्स्ट है क्लॉज 6.2, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। ये मैंने पढ़ा चुका हूं मैं। क्या है इसका सिंपल कि TDG मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। तो यील्डिंग के लिए हमेशा यूज होता है सबसे पहला TDG। ओके, TDG के लिए यील्डिंग के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है गामा एम0, और ये हमेशा होता है ग्रॉस सेक्शन में। ये होता है ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस एरिया जिसमें किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं हो प्लेट में, सिर्फ प्लेट की पेरेंट जो थिकनेस और उसकी विड्थ उसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ कमिंग टू दी TDN, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कि एक्चुअल में ये अलग अलग प्लेट, आइदर दी प्लेट और आइदर दी एंगल सेक्शन, इट इज अ डिफरेंट वैल्यू। TDN की जो वैल्यू है वो प्लेट के लिए अलग होती है और एंगल सेक्शन उनके लिए अलग होती है। ओके, तो अब आते हैं अपन इस वाले में, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके लिए आपको फर्स्ट एक फैक्टर 0.9 FU डिवाइडेड बाय गामा ml अल्टीमेट स्ट्रेस का फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय AN, ये इसका नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेट का क्यों है, यहाँ पे नेट के लिए डिडक्शन करना पड़ेगा आपको बोल्ट्स का। अगर ये आपका पर्टिकुलर मेंबर है, इसकी 100 mm विड्थ है और इसकी जो थिकनेस है T वो 12 mm है। अब ये दो बोल्ट्स हैं रेड कलर के, तो यहां तो आपका क्या आएगा नेट सेक्शनल एरिया EN, बट यहाँ पे क्या आएगा इसका ग्रॉस सेक्शनल एरिया। यस यस सतीश, नो सर। तो किसी ने अभी अनम्यूट किया था भाई? मेरा हो गया था। ओके, तो AG मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब विदाउट एनी कंसीडरिंग दी वेल्ड और ये नॉर्मली आपका बोल्ट, you can directly find out the cross section area, which is 100 mm width B multiply by thickness B into T, okay, 1200 mm square। ये है इसका ग्रॉस सेक्शन एरिया। अब आते हैं नेट सेक्शन जो एरिया है AN। ये AN क्या है, एक्चुअल में ग्रॉस सेक्शन एरिया में से आपको कुछ एरिया डिड्यूस करना है ड्यू टू बोल्ट्स कवरिंग। अब ये जो बोल्ट्स है ये क्या है भाई, इसका कुछ डायमीटर ऑफ होल होगा और कुछ नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे। यहाँ पे इस केस में तो 2 है, तो ऐसा कोई सेक्शन अगर काटेंगे उसमें n नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे। तो वी कैन से AN इक्वल टू AG माइनस n मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द मेंबर। ये है इसका एक्सप्रेशन। एक बार मैंने ऐसे बताया था ना, अगर इसका मैं ये क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये कितना है 100 mm। ओके, कितना 100, देन थिकनेस कितनी है, थिकनेस है यहाँ पे 12 mm, और यहाँ पे बोल्ट्स कितने लग रहे हैं, यहाँ पे बोल्ट्स लग रहे हैं ये 2। ओके, और इन बोल्ट का डायमीटर कितना है D0, ये D0, ये दूसरा D0। अब आपसे पूछा है नेट जो सेक्शनल जो एरिया है वो कितना होगा, तो भाई नेट सेक्शनल एरिया तो
बोल्ट का डायमीटर को रिड्यूस करेंगे वही तो होंगे, ये वाला एरिया होगा। कौन सा होगा, यही होगा ना ग्रीन कलर का, यस और नो? यस भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला ग्रीन वाला एरिया, यही तो यस एरिया। सर। ग्रीन वाला समझ में आ गया? एन एन कैलकुलेट यस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने नंबर ऑफ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में, बोल्टेड है। हाँ ये वाला अगर मैं हटा दूंगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा टोटल एरिया में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट सेक्शनल एरिया। ओके, तो यहां तक तो क्लियर? यस सर। यस सर। गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी आती थी, और गामा एम एल की वैल्यू, गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी है, टेबल नंबर 5 एक मिनट। कितनी है, यस सतीश? 1.1 और 1.25। हाँ 1.1 और 1.25। ओके, नाउ कमिंग टू दी एन वैल्यू हो गया प्लेट के लिए और सिंपल कनेक्शन। अब आते हैं कि एक आपके स्टैगर्ड टाइप के बोल्ट्स लगा दिए, उसके केस में आप क्या करोगे, उसके केस में आपको कंसीडर करना पड़ेगा नेट सेक्शन एरिया जो है, ये है इसकी विड्थ बी और इसकी थिकनेस है टी। अब आपके जो बोल्ट का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह है, ये 1 2 3 4। ओके, नाउ सबसे पहले आपको पास करना होता है नेट सेक्शनल एरिया। नेट सेक्शनल एरिया के लिए अगर मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करूंगा फर्स्ट, तो EN1 तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, AG माइनस एन मल्टीप्लाई बाई डी नॉट इंटू टी। ठीक है, बट एक ये भी तो कंसीडर कर सकते थे, कौन सा, ये यहां से पासिंग हुआ, फिर यहां से हुआ, फिर यहां से हुआ, फिर यहां से हुआ, फिर यहाँ 2 नंबर, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड टाइप के जो बोल्ट्स है उसका नेट सेक्शनल जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए IS कोड ने, IS कोड 800/2007, देयर इज एक्सप्रेशन फॉर दिस। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, ये है टेंशन, ओके ये है टेंशन, इसमें पिच कौन सी है, पिच कौन सी है, ई कौन सा है, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख दूं आपकी L1 और इसको L2 कर देता हूँ, तो L1 पिच है या L2 पिच है, कौन बताएगा? L2 पिच सर। L2 पिच है। और L1? गॉज। L1 क्या है? L1 गॉज डिस्टेंस। हाँ गॉज डिस्टेंस। तो ये है आपका G1, फिर G2, फिर G3, मतलब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके ओके, देन यस सर। यस सर। ये जो है फर्स्ट जो है ये P1, फिर वापस इन दो बोल्ट्स के बीच में P1, फिर वापस इस दो के बीच में P3 और P2 कर दो इसको, मतलब चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये जो नेट सेक्शनल जो एरिया है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू बी। सबसे पहले बी में से बी माइनस नंबर ऑफ बोल्ट्स 1 2 3 4, इस केस में 4 है,
I am writing the as a standard number n. Okay, integer number है ये. तो n multiply by dh, d naught या dh, diameter of hole, plus summation of a expression pi square divided by 4 times of g1 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो t. तो इस चीज को तो बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ. ओके, इस केस में इस चीज को बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ. इफेक्टिव विड्थ मल्टीप्लाई बाय t करोगे तो an की वैल्यू आएगी. अब जो ये एक्सप्रेशन है समेशन, मतलब पहला आपको p1 यहां से यहां तक पहुंचोगे तो p1 आएगा, p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक कितना है 4 टाइम्स ऑफ g1, प्लस यहां से यहां तक पीछे वापिस p2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ दी g2, यस और नो, प्लस p3 स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ g3. इनका समेशन जो है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ. ओके, यहां तक क्लियर? यस सर. ओके, तो इस तरह प्लेट के लिए आपने an की वैल्यू और tdn की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट. ये रहा, ये प्लेट के लिए कैलकुलेट कर दी, पीएस के लिए कैलकुलेट कर दी. ओके, अब आते हैं थ्रेडेड रॉड्स के बारे में. ये क्या होता है थ्रेडेड रॉड्स? एक्चुअल में ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ द बोल्ट्स होता है, बोल्ट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है इसकी लेंथ बहुत होती है. आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा लेंथ है और उसके आगे आपने एक थ्रेडेड पोर्शन कर दिया है. ओके, ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसकी सेंटर लाइन और रॉड, ये इसका क्रॉस सेक्शन. अब ये जो पार्ट है पीछे जो बचा हुआ वो पोर्शन क्या है इसका? थ्रेडेड पोर्शन है. क्योंकि इसको सामने किसी वहां पे क्या करना था, इसको टाइटन करना था. ओके, तो ये जो पोर्शन है ये है इसका थ्रेडेड पार्ट. ओके, और इस टाइप की जो थ्रेडेड रोड्स है, थ्रेडेड रोड है, अगर ये टेंशन बियर करती है, ये अगर टेंशन एक्सर्ट करती है तो ये फेल होती है इन रप्चर. और रप्चर हमेशा किसमें होता है? नेट सेक्शन में, ना. अभी के लिए क्या है? नेट सेक्शन. तो यहां से अगर कंसीडर करूंगा तो इसका डायमीटर d है, और यहां से करूंगा तो इसका ये तो जाएगा सेंक की तरह, बोल्ट की तरह. ये इसका थ्रेडेड रूट जो डायमीटर है d r, वो हो जाएगा. तो अगर नेट सेक्शन रप्चर कराना है तो सबसे वीकेस्ट एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया या ये सेकंड नंबर या 1 नंबर? सेकंड. सेकंड होगा ना? यस हाँ, यस. तो सेकंड के लिए मैंने क्या बताया था? एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? 0.78 0.78 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय होल डायमीटर d स्क्वायर. d स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया इसका क्या? नेट एरिया. और इस पर्टिकुलर रॉड के लिए जो डिजाइन जो स्ट्रेंथ है इन दी रप्चर TDN इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय FU डिवाइडेड बाय गामा M1 मल्टीप्लाई बाय नेट एरिया जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया. ओके, क्लियर? यस सर. यस और नो? यस सर. अब पेन और कॉपी खोल लो एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक जो है मतलब इसका वो है एंगल सेक्शन के लिए रप्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब अगर आपने उसको समझ लिए तो मोस्टली क्वेश्चंस डिजाइन जो क्वेश्चंस है इन दी ट्रस, इन दी ये नॉर्मली ब्रिजेस और इन दी स्लैब बेसिस,
बहुत सारे जो कनेक्शन जो है टेंशन मेंबर के वो इससे रिलेटेड होते हैं। ओके, तो अब अपने को आना है एंगल सेक्शन का, क्योंकि प्लेट सेक्शन का मैंने बता दिया। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन इन रप्चर। अब ध्यान से देखना, एक्चुअली में क्या होता है, ये है आपका एंगल सेक्शन और सिर्फ है वन एज लैग कनेक्शन। ये एज, ये सॉरी, ये जो लैग है ये हो गया, इसको बोलते हैं कनेक्टेड लीड, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लैग। ओके, अब आपके पास में है ये कनेक्शन किसके थ्रू, ये है आपका कनेक्शन प्लेट है ये। ओके, अब इस प्लेट कनेक्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसकी सेंटर लाइन बोर्ड की। ओके, और इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बनाऊं मैं एंगल का, तो ये कुछ इस तरह होगी ना ऐसी। तो ये वाला जो एज है ये तो क्या कनेक्टेड है, तो इस वाले पॉइंट पे तो क्या हो रहा है आपका, ये जो कनेक्टेड एरिया है इसके अंदर स्ट्रेसेस जो है वो यूनिफॉर्मली राइज हो रहे हैं। मान लो इसके ऊपर जो टेंसाइल जो स्ट्रेसेस थे वो है सिग्मा। ओके, मींस इस वाले जो कनेक्टेड एज है, क्योंकि कनेक्टेड है और टेंसाइल फोर्स भी है, और ये वाला कनेक्ट लेगी तो इसके गजेटेड प्लेट के कनेक्ट है, ये गजेट प्लेट है, और एंगल का एक लेग तो इससे कनेक्ट हो गया, दूसरा खाली पड़ा है अभी, ये क्या है, विदाउट कनेक्शन। यस और नो? यस सर। तो इस पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है सिंगल एंगल सेक्शन का, अगर इफ यू कनेक्ट ए प्लेट देन देयर विल बी स्ट्रेस डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मींस स्ट्रेस, जो स्ट्रेसेस जो है वो देयर विल बी लैग। क्यों? क्योंकि ये जो कनेक्शन सेक्शन है, कनेक्टेड लैग है, उसके अंदर तो स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट जो आपका आउटस्टैंडिंग जो लैग है विदाउट कनेक्टेड वाला, उसके अंदर कुछ इस टाइप से कनेक्टेड हो रही है। मतलब जितना इसके नीचे इसके क्लोजेस्ट जो फाइबर है उसके अंदर तो स्ट्रेसेस आ रही है, और जैसे जैसे फर्दर आप वो करोगे तो ये जो स्ट्रेसेस है वो कम होती जा रही है ना, अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसके वजह से इसके अंदर एक शियर लैग जो है वो हैपन होता है। ये शियर लैग क्या है, शियर लैग लिखना आप इसके बारे में, इसी चीज को बोलते हैं शियर लैग। मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर जो होने वाला जो फोर्स है या स्ट्रेसेज है वो लैग कर रही है। ओके, कैसे? ये जो टर्म जो है इट इज ए टर्म यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म transfer of stresses near the connection। यहां पे तो क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस है, बट इसका जो आउटस्टैंडिंग जो कनेक्ट लैग है वो उस पे क्या आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस आ रही है। ओके, तो वी कैन से आइदर से द connected leg will have higher stresses than the unconnected या outstanding leg। यस और नो? यस सर। मतलब ये जो लैग है इसका मींस ये जो पोर्शन है कनेक्टेड पोर्शन ऑफ द एंगल सेक्शन, ये तो क्या कर रहा है, हायर स्ट्रेसेस में, और ये है ना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम है, जैसे जैसे यहाँ पे। तो इस चीज को बोलते हैं शियर लैग,
और ये जो इफेक्ट होता है ओनली फॉर एंगल सेक्शन में कंसीडर करते हैं, और एंगल सेक्शन भी कौन सी, सिर्फ सिंगल साइडेड कनेक्शन। अगर आपने यहाँ पे कुछ एक और प्लेट ले ली, ध्यान ध्यान से सुनना, कैसे पूछते हैं आपसे, अगर यहाँ पे एक और प्लेट है वो भी कनेक्टेड है, तो अब बोथ एज जो है वो कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, शियर लैग इफेक्ट नहीं होगा। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। तो दैट मींस द शियर लैग इफेक्ट जो है, लैग LAG है, मींस थोड़ा सा ट्रांसफर जो है वो कम होना। ओके, LAG, शियर लैग जो इफेक्ट है कैन बी reduces with increase in connection length। ये कैसे आता है कि अगर आपने इसमें जो ये कनेक्शन जो लेंथ है अगर आपने यहां तक प्रोवाइड कर दिया, तो इसके नियरेस्ट जो एजेस है वहां पे इतनी स्ट्रेसेस नहीं आएगी, और इतना बड़ा कनेक्शन के लिए यू कैन जो कनेक्टेड एज है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेसेस रहेगी। अब इसके लिए IS कोड ने आपको एक चीज दी है, उसको बोलते हैं शियर लैग इफेक्ट के वजह से बीटा, और ये जो बीटा है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बीटा यहाँ पे एक चीज है जिसके लिए कनेक्टेड जो आउटस्टैंडिंग जो है उसका एरिया कंसीडर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। एक चीज इन स्टील में हमेशा याद रखना, IS कोड फॉर्मूला अगर आपको लॉजिक और उसका पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है अगर समझ में आ गया तो स्टील हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ही है, और इसका मटेरियल जो है वो सिर्फ IS कोड के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला, अब सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक एंगल सेक्शन ड्रॉ करना है। ओके, ये एंगल सेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस एंगल सेक्शन में यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर कनेक्टेड किया हुआ है। ओके, ये कनेक्टेड लेग है और ये आउटस्टैंडिंग लेग या अनकनेक्टेड लेग। ओके, आउटस्टैंडिंग लेग या फिर कनेक्टेड लेग। अब पर्टिकुलर इसमें ध्यान से देखना, इस वाले एरिया जो कंसीडर करते हैं वो नेट एरिया कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है ANC मतलब नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। ओके, देन ये जो आउटस्टैंडिंग जो एरिया है उसको कंसीडर करते हैं AGO, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द एंगल सेक्शन। क्यों? क्योंकि वी विल कंसीडर द नेट्स rupture in the net sectional area of connected leg। मींस जो एंगल सेक्शन का कनेक्ट वाला पार्ट है उसमें तो होता है नेट सेक्शन रप्चर, बट आउटस्टैंडिंग केस में होता है क्या, यील्डिंग। ये बहुत कम पता होता है लोगों को कि इसके वजह से फॉर्मूला बनता है। ओके, तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, TDN। ओके, तो नेट जो सेक्शन जो एरिया है इसका कनेक्टेड वाला उसके अंदर रप्चर है, रप्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0.9 फैक्टर मल्टीप्लाई बाई FU डिवाइडेड बाई गामा M1। अब ये तो होगी स्ट्रेस, ये है आपकी ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखना हमेशा, ये है आपकी रप्चर पे अल्टीमेट स्ट्रेस। और एक चीज और बता देता हूं आज, एक्चुअल में जनरली ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता हूं, जनरली वाइवा में 0.9 जो फैक्टर ये क्या है, ये आपका टास्क है। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में सबके सब आंसर लिख के भेजेंगे, या फिर आप मेरे को माइक अनम्यूट करके ये मेरे को डिस्कस कर देंगे कि ये मैं बार बार अल्टीमेट स्ट्रेस को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं 0.9, ये फैक्टर जो है ये क्या है और व्हाई इट इज कंसीडर फॉर दिस। ओके, तो ये है आपकी फैक्टर रप्चर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई ANC। नेट सेक्शन हमेशा रप्चर के साथ में आता है, और कौन से
लेग में हो रहा है, कनेक्टेड लेग में, ओके। प्लस आपको लिखना है बीटा, ये है शियर लेग इफेक्ट का एक फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय यील्डिंग इन दी आउटस्टैंडिंग लेग या फिर अनकनेक्टेड लेग। यील्डिंग किसके अंदर हो रही है? आउटस्टैंडिंग लेग में। तो यील्डिंग के लिए स्ट्रेसेस क्या लेते हैं? एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट एंड मल्टीप्लाई बाय ए जी, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया कौन सा? आउटस्टैंडिंग, ओके। यहां तक क्लियर? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इतनी बार एग्जाम में आता है एंगल सेक्शन का, इवन कंपटीशन एग्जाम में जाओगे ईएस में या फिर इसमें गेट में बहुत बार पूछते हैं ये। और ये फॉर्मूला अगर आपको ना कोड से, बाय द हेल्प ऑफ कोड से ना अगर याद रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखते हैं। ये क्या, ये फॉर्मूला है कि नहीं, देख लो, वापस देख लो। TDN इक्वल टू 0.9 फैक्टर मल्टीप्लाई बाई FU, इसके अंदर गामा M1 जो कि अल्टीमेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेस, मल्टीप्लाई बाय द कनेक्टेड लेग का नेट सेक्शन एरिया, प्लस बीटा जो है वो शियर लेग इफेक्ट प्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई बाय Fy divided by gamma m naught, this will be directly showing the yielding of the stresses, and multiply by the cross section area of the outstanding edge। अब आते हैं बीटा पे। ये जो बीटा है ये वैल्यू पूछी जाती है बहुत बार। बीटा जो है वो ऑलवेज 1.5 माइनस 0.076 एंड फर्स्ट फैक्टर है W by T and multiply by Fy divided by Fu, yield stress divided by ultimate stress, इस पे भी डिपेंड करता है, multiply by Bs divided by LC, LC बोला जाता है किसको? कनेक्टेड लेग, एंड ये तो हो गया एक्सप्रेशन, एंड बीटा आल्सो लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यील्डिंग स्ट्रेस, और ये कौन सा? फैक्टर्ड वाली। तो 0.9 Fu डिवाइडेड बाय गामा M1 डिवाइडेड बाय Fy गामा M0, और सेकंड बीटा आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, ओके। तो मींस बीटा की वैल्यू ऑलवेज 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू 0.9 Fu गामा M1 डिवाइडेड बाय Fy गामा M0, इसके बीच में बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। और ये तो क्या मिनिमम लिमिट, ये है इसकी मैक्सिमम लिमिट, और किसी भी कनेक्टेड पार्ट का बीटा जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है। ये बीटा, ये फॉर्मूला छोटी सी चिट में लिख देना, और जितनी बार रिवीजन करोगे ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब आते हैं इसका W का मीनिंग क्या है, T का मतलब क्या है, Fy और Fu और Bs और LC का मतलब क्या है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट एक डायग्राम ड्रॉ करो। ये है आपका कोई एंगल सेक्शन जिसकी थिकनेस है T, और ये कनेक्ट है थ्रू दी बोल्टेड कनेक्शन ऑफ ए प्लेट। ये प्लेट की थिकनेस कुछ होगी T, और इसके अंदर आपने डाल रखा है बोल्टेड कनेक्शन से, ओके। ये है इसकी थिकनेस T। सबसे पहले W को बोलते हैं width of the outstanding edge W, ओके। आउटस्टैंडिंग लेग की width जो है वो है W, ओके। देन T तो होगी थिकनेस ऑफ द एंगल, थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन, ओके। एंड ये जो बोल्ट है इसके सेंटर से, ये जो बोल्ट है इसके सेंटर से और ये वाली जो एज है इसको बोलते हैं G, ओके। क्योंकि G क्या है, इसके परपेंडिकुलर ही तो होता है। G तो मैंने बताया था ना आपको, कॉज डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है उसके परपेंडिकुलर,
अगर इसका प्लान ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये प्लान अगर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये आपका एक ये होगी आपकी प्लेट और इसके ऊपर कनेक्ट किया हुआ है क्या, एंगल सेक्शन। ओके, एंगल सेक्शन कनेक्ट किया बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ बोल्ट्स, ऐसे प्लस से ड्रॉ कर देना बोल्ट्स को, जनरली ऐसे करते हैं सो। ओके, देन ये है आपका टी, तो इसकी इस वाले पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है उसको जी डिनोट किया। ओके, अब आते हैं कि बीएस। बीएस क्या है, इस वाले एज से इसके सेंटर पॉइंट पे डिस्टेंस, बीएस। बीएस को बोलते हैं शियर लैग विड्थ। शियर लैग, जो शियर लैग जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका मेन फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां तक के बीच में क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो शियर लैग विड्थ। ओके, ये कैलकुलेट किया जाता है कि फ्रॉम द फारदेस्ट एंड ऑफ द आउटस्टैंडिंग एज टू द सेंट्रोइड ऑफ द कनेक्टेड लेंथ। तो बीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक W प्लस जी, W प्लस जी तक आ गए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक बार W में आपने एक T ये वाला कंसीडर कर दिया, फिर G में भी एक बार कंसीडर कर दिया, यस और नो। तो इसलिए एक आपको T यहां से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। चीजों को बार बार ये दोहराओगे तब समझ में आ जाएगा, एक दो बार आप डायग्राम देख लेना, ठीक है। तो अब W, ये जो बीटा फैक्टर में W क्लियर हो गया, आउटस्टैंडिंग एज का जो विड्थ जो है वो W है, T जो है एंगल सेक्शन की थिकनेस है, Fy जो है यील्डिंग स्ट्रेस है मेंबर की, और अल्टीमेट स्ट्रेस है Fu। Bs जो है इसको शियर लैग विड्थ बोलते हैं, जो कि फारदेस्ट एंड ऑफ द एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द नियरेस्ट बोल्ट या वेल्ड लाइन। ओके, नाउ कमिंग टू दी LC। LC जो है वो रिप्रेजेंट करता है कनेक्टेड लेंथ। कनेक्टेड लेंथ मींस सेंटर लाइन ऑफ द फर्स्ट बोल्ट टू दी सेंटर लाइन ऑफ द सबसे एंड वाला बोल्ट, इसको बोलते हैं कनेक्टेड लेंथ। ओके, ये हो गया आपका बोल्टेड कनेक्शन के लिए। अब आते हैं वेल्डेड कनेक्शन के लिए क्या होगा। वेल्डेड कनेक्शन के लिए भी आपको इसी सेम टाइप से रूल चलना पड़ेगा, कैसे कि ये एंगल सेक्शन है और इसके नीचे प्लेट कनेक्ट है। ओके, और ये आपका कोई प्लेट और ये है आपकी एंगल। ओके, अब W क्या है इसका, ये आउटस्टैंडिंग लेग का, और वेल्ड कैसे होगा, यहाँ पे एक तो इस पॉइंट पे होगा वेल्ड, फिलेट वेल्ड, और एक इस पॉइंट पे। ओके, तो इसके अंदर बीएस मतलब शियर लेग इफेक्ट। तो शियर लेग इफेक्ट का मतलब है फारदेस्ट एंड से स्टार्ट करना है और नियरेस्ट कनेक्टेड लेंथ। कनेक्टेड यहाँ पे बोल्ट के केस में नियरेस्ट कौन सा था, जी पे, और यहां से नियरेस्ट कौन सा है, वेल्ड, यहीं पे। तो इसके केस में बीएस इक्वल टू W बराबर हो जाता है, और एलसी जो है वो वापिस इसमें वेल्ड लेंथ की, जो वेल्ड जितनी लेंथ की होगी वही आपकी कनेक्टेड लेंथ होगी। तो ये है आपका एलसी। डायग्राम बनाते रहना, और डायग्राम से ही आपको पता चलेगा कि किन चीजों के बारे में बताया है। ओके, यहां तक क्लियर, यस और नो। यस सर, बीएस का एक बार बोल्ट में बताओ। देखो, बीएस का मतलब है शियर लेग विड्थ। ओके, शियर लेग विड्थ, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फारदेस्ट एंड। ये फारदेस्ट एंड कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, है ना। यहां से स्टार्ट करना है लाइन को, और नियरेस्ट कनेक्टेड बोल्ट या वेल्ड उसका सेंट्रल, यहां तक डिस्टेंस आपको कवर करनी है।
अगर मैं इसकी डिस्टेंस कवर करने के लिए, ध्यान से देखना, यहां से इसकी सेंटर लाइन से जाऊंगा तो सबसे पहले यहां तक पहुंचूंगा, तो W माइनस टी तक पहुंचा, फिर उसके बाद में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को G ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसका एक बड़ा डायग्राम बनाऊं, फिर पता चलेगा आपको कि T माइनस क्यों करते हैं। यही तो खेल है, इसी खेल को तो समझना है आपको। देखो, ये है इसकी सेंटर लाइन वोल्ट की, और आपको दे रखा है ये W, और इस एंड से ये डिस्टेंस दे रखी है G। अब आपको BS निकालना है, तो BS निकालने के लिए आपको सेंटर लाइन पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करो, ये है इसकी सेंटर लाइन, और इस चीज की सेंटर लाइन है ये। यस और नो, यहां तक क्लियर? यस सर। ये खेल समझ गए तो काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और विदाउट एनी मिस्टेक। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस बताओ कितनी है? ये जो डिस्टेंस जो है ये कितनी है? W माइनस ये कितनी थिकनेस है? यस, T/2 हो गया ना? T/2 हो गया? यस सर। ये जो मैं बता रहा हूं ये तो ना तो बुक में मिलेगा आपको और ना कोड में दे रखा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है और किस तरह कंसेप्ट बनते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब यहां तक आपने रीच आउट कर दी, यहां तक पहुंचने के लिए आपने डिस्टेंस कवर की है W माइनस ये वाली थिकनेस विल बी मिड लाइन इक्वल टू T/2। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट टू द सेंट्रोइड ऑफ द बोल्ट या सेंटर लाइन ऑफ द बोल्ट, यहां तक ट्रेवल करना है। यहां तक ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहां से ट्रेवल करने के लिए आपको G में से ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितनी है? T/2। T/2 ओके सर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी G माइनस T/2। नाउ कमिंग टू दी BS इक्वल टू W माइनस T/2 प्लस G माइनस T/2। देन वी कैन से W प्लस G माइनस T। ये है आपका एक्सप्लेनेशन। अगर आपने स्टील को इस तरह समझ लिया तो स्टील बहुत इजी होती है। यस और नो? क्लियर? यस सर। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक ब्लॉक शियर के बारे में, फिर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे टेंशन मेंबर की, उसके बाद आपका टेंशन मेंबर ओवर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके फर्दर जो भी क्लास होगी वो होगी आपकी कंप्रेशन मेंबर की। टेंशन मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल जो क्लास में स्टार्ट करूंगा उसमें आपको रिवीजन करना है इस चीज का। किसी चीज की दिक्कत होती है, कोई टर्म्स पता नहीं चलती, इवन आफ्टर रेफरिंग बुक या कोड, देन यू विल आस्क मी। ओके ओके यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन नाउ लीव। यस सर, थैंक यू। वेलकम।